तो वीरता की चर्चाएं करने से अच्छा एक वीर की चर्चा करी जाए तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि वीरता की परिभाषा आखिर क्या क्या हो सकती है। तो कुछ देर के लिए हम ऐसे ही एक वीर महापुरुष महाराणा प्रताप जी की चर्चा करेंगे, उनकी जन्म जयंती के परिप्रेक्ष्य में उनको याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक ये भूमि वीरों से भरी रही है तब तक हम सुरक्षित रहे हैं और आज यहां तक पहुंच पाए हैं। तो 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। माता रानी जयवंती बाई और पिता राणा उदय सिंह के यहां। 9 मई 1540 से पहले 1534 और 1535 के आसपास कुंभलगढ़ में एक जौहर हुआ था। राणा सांगा की हार के पश्चात एक जौहर हुआ था और उस जौहर में लगभग 700 क्षत्रियाणियों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। और उसी के साथ साथ एक साका भी हुआ था जिसमें फत्ता और एक और कोई योद्धा थे जिन्होंने अपना अप्रतिम शौर्य दिखाया था और बहुत सारे और योद्धाओं के साथ में वो लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1540 में जब महाराणा प्रताप का जन्म होता है तो उस समय ये 1535 की स्थिति मैंने आपको इसलिए बताई कि जब व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो वो ऐसे राज्य में जन्म ले रहा है जो कि लगभग वीरों से समाप्त हो चुका है, क्योंकि 4 साल पहले एक बड़ा जौहर और एक बड़ा साका हुआ है। साका माने जहां ये योद्धा ये जानता है कि इस युद्ध में मेरी विजय होने की संभावना अत्यंत क्षीण है और हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, पर फिर भी वो एक योद्धा के नाते अपना धर्म नहीं छोड़ता। योद्धा का काम है दूसरों की रक्षा के लिए लड़ना। वो अपना लड़ने का धर्म नहीं छोड़ता, उसको पता है मेरी मृत्यु हो सकती है, फिर भी वो लड़ता है और लड़ते लड़ते मर भी सकता है और मर जाता है, और ऐसा इतिहास में अनेकों बार हुआ है। उन स्थितियों में महाराणा प्रताप का जन्म होता है और जन्म के कुछ समय पश्चात ही महाराणा उदय सिंह की भी हार होती है। कुंभलगढ़ उनको छोड़ना पड़ता है। कुंभलगढ़ से लगभग 90 मील दक्षिण में वो उदयपुर में जाकर बसते हैं और महाराणा प्रताप का लालन पालन वहीं होना शुरू होता है। लेकिन जैसा कि घरों में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, राज परिवारों में भी समस्याएं हो सकती हैं, और भी कुछ कारण रहे हों, महाराणा प्रताप को बहुत अधिक समय तक महलों में न रहकर नीचे तराई के क्षेत्रों में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिताना पड़ता है। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से यह घटना उनके जीवन के लिए एक निर्णायक वरदान साबित होती है, क्योंकि जब वो तराई के क्षेत्र में रहे थे तो वो भीलों का क्षेत्र था और भील चूंकि निरंतर पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, उस क्षेत्र से उनका पूरा परिचय रहता है। तो वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां की प्राकृतिक स्थितियां, उन सभी से महाराणा प्रताप का बचपन में ही परिचय हो जाता है और उनको दक्षता प्राप्त हो जाती है। तो उनका जीवन आगे बढ़ता जाता है। बचपन से ही वो बहुत बलिष्ठ थे। 7 फीट से अधिक उनकी हाइट थी और मेरे ख्याल से 110 किलो के आसपास उनका वजन था। तो मैं दुबला और पतला और वो मुझसे भी लंबे और विशाल काय। धीरे धीरे उनका जीवन बीतता है, बात आगे बढ़ती है। उनके पिताजी की मृत्यु होती है और आते आते आ जाता है 1572। 1572 में 3 रानियों के 3 भाई थे, तो विकट स्थितियां बनती हैं। वो सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए, चूंकि महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व, उसमें एक अपनी आभा थी। बलिष्ठ थे, वीर थे, सौम्य प्रकृति के थे, अपने से पहले दूसरे का सोचने वाले थे। प्रजा का उनके ऊपर विशेष स्नेह था और चूंकि एक जीवन का एक लंबा काल उन्होंने सामान्य प्रजा के बीच में बिताया था, जैसे यूं कहें जैसे कि आज के समय में संघ के प्रचारक बिताते हैं और अंत में प्रजा के प्यारे हो जाते हैं, तो वही स्थिति उनकी बनी थी। तो जो जिन स्थितियों में उनका बचपन बीता था उनके कारण से वो प्रजा के प्यारे स्वतः ही बन गए थे। तो पहले तो जगमाल जी को गद्दी पर बिठाया जाता है
लेकिन जो वहां के सरदार थे उनको अच्छी तरह पता था कि ये लायक नहीं है, उनको गद्दी से हटा दिया जाता है। फिर उनके दूसरे भाई शक्ति सिंह जो निर्दयी प्रवृत्ति के थे, और वो इतने निर्दयी प्रवृत्ति के थे कि राणा उदय सिंह ने बचपन में ही उनकी हत्या करवाने का आदेश दे दिया था। लेकिन उनके प्राण इसलिए बच जाते हैं कि एक सरदार थे जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास में संतान नहीं है, हो सकता है कि ईश्वर की ये इच्छा हो, मैं इनका लालन पालन कर लेता हूं। दोनों भाइयों के साथ में महाराणा प्रताप ने जितना बढ़िया तरीके से कोई निभा सकता है उतना बढ़िया तरीके से निभाया, और दोनों भाइयों ने महाराणा प्रताप के लिए कांटे बोए। जगमाल ने अधिक बोए, शक्ति सिंह ने भी कांटे बोए, लेकिन अंततः भाई के प्रेम के कारण वो सहायक ही सिद्ध हुए अंतिम समय, बिल्कुल एकदम अंतिम समय में जाकर। तो दोनों भाइयों पर वरीयता प्राप्त करते हुए अंत में 1572 में उनको राणा बनाया जाता है, माने राजा बनाया जाता है। 1572 वो तिथि है कि मेवाड़ का वो जो उदयपुर का एरिया है उसके आसपास के 80 मील के क्षेत्र को छोड़ दीजिए, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र नहीं है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है जहां कुछ उपज सके, पहाड़ी क्षेत्र है। उस पहाड़ी क्षेत्र के 80 मील के क्षेत्र को छोड़ करके जितने भी छोटे छोटे राजा और रजवाड़े थे उन सब के ऊपर मुगलों का आधिपत्य हो चुका था, कोई एक नहीं बचा था। उस स्थिति में महाराणा प्रताप को एक कांटों भरा ताज मिलता है। पंद्रह सौ 1572 जब वो राजा बन जाते हैं तो अकबर की जो सबसे बड़ी खटकती चीज थी वो ये थी कि भारत के जितने भी भूभाग पर का मैं राजा हूं, पूरे भारत का वो कभी राजा नहीं रहा, लेकिन जितने पर भी हूं उतने में भी इस पूरे कम से कम राजपूताना क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो मेरे दरबार में हाजिरी नहीं लगा रहा, और वो है अकबर। वो 80 मील का क्षेत्र अकबर के लिए कोई विशेष महत्व का नहीं था, लेकिन एक कसक थी मन के भीतर कि एक छत्र शासन तुम्हारा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे सामने झुक नहीं रहा है। उनको झुकाने के लिए अकबर ने मल्टीपल संधि प्रस्ताव भेजे, और एक संधि प्रस्ताव जो भेजा गया वो राजा मानसिंह के माध्यम से भेजा गया, और उस संधि प्रस्ताव में पहले जितने संधि प्रस्ताव भेजे गए थे उन संधि प्रस्तावों में महाराणा प्रताप ने पूर्णतः कूटनीति से काम लिया। किसी संधि प्रस्ताव वाले से उन्होंने कोई शत्रुता नहीं दिखाई, सभी संधि प्रस्ताव वालों का एकदम बिल्कुल राजशाही तरीके से उनका स्वागत किया, और कोई ना कोई बहाना बनाकर सबको लौटा दिया। मेरे सरदार राजी नहीं होंगे, मेरी प्रजा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। मेवाड़ में कभी किसी ने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, किसी राजा ने किसी दूसरे राजा के सामने, मेरी प्रजा विद्रोह कर देगी। तमाम तरीके के बहाने बनाकर वो उनको टालते रहे, लेकिन मानसिंह के सामने उनकी कसक दूसरी थी। मानसिंह बड़े राजा थे, प्रभावशाली थे, और मानसिंह एक दूसरे मंतव्य के साथ में आए थे। चूंकि मानसिंह झुक चुके थे, रोटी बेटी का संबंध मुगलों के साथ में बना चुके थे, इसलिए समाज में एक तरीके से उनका बहिष्कार किया जा चुका था परोक्ष रूप से। जनता उनके साथ में जुड़ना नहीं चाहती थी, राजा उनके साथ में जुड़ना नहीं चाहते थे, उनके साथ में संबंध नहीं बनाना चाहते थे। मानसिंह के मन में यह भी विचार था, एक बार महाराणा प्रताप के साथ में बैठकर अगर मैं भोजन कर लूंगा तो रोटी का संबंध कम से कम खुल जाएगा। वो अपनी एक साख बचाना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को उनके भोजन करवाने के लिए भेज दिया और स्वयं से नहीं गए। वहां से उन दोनों की विशेष रूप से ठन जाती है, और यह आने वाले घटनाक्रमों की एक प्रकार से नींव बनती है। उसके बाद में और भी राजा आए, राजा टोडरमल आए, संधि प्रस्ताव लेकर आए। अकबर ने अनेकों प्रकार से कोशिश करी कि कैसे भी करके मैं इनको अपने साथ में मिला लूं, लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ बलिष्ठ नहीं थे, सिर्फ सैनिक नहीं थे, सिर्फ एक योद्धा भी नहीं थे, सिर्फ वो एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनको अच्छी तरीके से पता था कि आज के समय में हमारी स्थिति सीधे युद्ध की बिल्कुल नहीं है, हम युद्ध की स्थिति में नहीं है। युद्ध का मतलब होगा एक भयंकर नरसंहार, क्योंकि 1572 उनके राजा बनने से पहले 1567 में एक और जौहर हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर, जब राणा उदय सिंह की हार होती है उस समय पर।
तो वो सारी स्मृतियां भी व्यक्ति के भीतर रही होंगी। तो उनके मन में ये विचार चल रहा होगा कि अपने पूर्वजों की कीर्ति को, अपनी स्वाधीनता को भी बचाए रखूं और मैं अपने जन की हानि भी ना करवाऊं, जो कि थे भी नहीं, हानि करवाते भी कहां से। तो इसलिए वो टालते रहे, तब तक टालते रहे जब तक बिल्कुल एकदम सारे रास्ते बंद ना हो गए। और जब अकबर को भी ये लग गया कि ये कांटा इस तरीके से निकलने वाला नहीं है, तो अंततः 1576 में 4 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही संधि प्रस्तावों की, कि कैसे भी करके हमको मिल जाए। और उसमें एक सबसे लालच भरा संधि प्रस्ताव यह भी था कि जितना मेरा शासन राज्य है, कहने को तो सारे भारत का राज्य कहते थे, उसका आधा तुम्हारा, आधी गद्दी तुमको दी जाएगी। लेकिन महाराणा प्रताप सोचते थे कि जब मैं उस आधी गद्दी के ऊपर बैठूंगा तो उस गद्दी जिस भूमि पर टिकी होगी, वो मट्टी पर, जिस मट्टी पर टिकी होगी, वो मट्टी मुझसे बार बार पुकार कर ये कहेगी कि इसमें तो हमारा पूर्वजों का खून मिला हुआ है, तुम इस पर बैठ कैसे सकते हो। उनकी अंतरात्मा ने कभी उनको गवाही नहीं दी कि वो आधे देश के शासन को भी राजा बनना स्वीकार करें, उनसे संधि कर लें। अंत में राजा मानसिंह और एक मुस्लिम सेनापति के माध्यम से जून 1576 में अकबर अपनी विशाल सेना भेजता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग संख्या लिखते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस सब में आता है कि 4 गुना अंतर कम से कम था। 20,000 80,000 अगर कम से कम वाला भी मानकर चल रहे, 20,000 महाराणा प्रताप की सेना, 80,000 अकबर की सेना। दूसरा मेजर डिफरेंस तलवार भाले धनुष, उधर से तलवार भाले धनुष प्लस तोप। महाराणा प्रताप को पता था नहीं टिक पाएंगे, संभव ही नहीं है, तोप के सामने कैसे टिकेंगे। उन्होंने रणनीति बनाई, जितना क्लोज हो सके आने दो, जंगल के जितना क्लोज आएंगे उतना हमको सरलता रहेगी, हमारी टेरिटरी है, हमारी नॉन टेरिटरी है। और अरावली की पहाड़ियों में एंट्री करने के लिए उस तरफ से जो रास्ता था वो था हल्दी घाटी थी, जो कि बहुत चौड़ा एरिया नहीं है, वहां तक वो प्रतीक्षा करते हैं। और वहां पर जो युद्ध होता है उसकी दास्तान तो हम सभी को पता ही है। वीर पुरुष का, एक लीडर का सबसे बड़ा लक्षण होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से सेनाएं कट रही हैं, अधिक संहार मुगलों का ही हो रहा है, लेकिन अपना लॉस भी हो रहा है, वो विचार करते हैं कि क्यों ना मैं बीचों बीच जाकर सेनापति का ही काम तमाम कर देता हूं। महाराणा कुछ सैनिकों को लेकर जाते हैं, चीरते हुए बीचों बीच में पहुंचते हैं, चेतक पर सवार हैं, भाला उठाते हैं। चेतक की टांग हाथी की गर्दन पर है, सामने वाला हाथी पर है, भाला फेंकते हैं। दुर्भाग्य से भाला महावत को लगता है और वो बच जाते हैं। लेकिन जब चेतक नीचे आ रहा होता है तो घोड़े के नाक सूंड में जो तलवार लगी थी उससे चेतक की एक टांग घायल हो जाती है। अब चेतक के पास में बचती है 3 टांगें। चेतक और महाराणा प्रताप की कहानी सबने सुनी हुई है। कहने वाले ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप की गर्दन घूमती नहीं थी उससे पहले, पुतली नहीं घूमती थी उससे पहले चेतक घूम जाता था। वो गहरा संबंध था। और घोड़ों के रूप में सामान्य रूप से कहते भी हैं कि हमको पशु के साथ में एक आत्मीय संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो सोचिए पशु के साथ में भी उस व्यक्ति का कितना आत्मीय संबंध था। जब ये निश्चित हो जाता है कि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, टारगेट हिट नहीं हुआ, महाराणा सुरक्षित नहीं है, तो झाला नाम के एक व्यक्ति थे, वो उनसे उनका मुकुट मांग लेते हैं और बहुत अनुनय विनय के बाद महाराणा प्रताप उनको अपना मुकुट दे देते हैं और एक टुकड़ी के साथ में वो वहां से निकलते हैं। 110 किलो महाराणा प्रताप का वजन और कहते हैं कि शायद 80 किलो के आसपास उनका बख्तरबंद और उनका भाला आदि सब मिला दो तो 200 सवा 200 किलो का भार चेतक के ऊपर है। 3 टांग हैं और घोड़ा सर पर दौड़ा जा रहा है। दौड़ा जाता है अरावली की पहाड़ियों के बीच में चला जा पहुंचकर 26 फीट का नाला बताते हैं। 26 फीट के नाले को 225 भार लेकर चेतक कूद जाता है। कूद तो जाता है, वहां पर जाकर महाराणा उसको रोकते हैं, सहलाते हैं और वो धड़ाम हो जाता है। एक्सर्शन के कारण चेतक की तुरंत मृत्यु हो जाती है। आज भी वहां पर उसका स्मारक बना है। पीछे से शक्ति सिंह आ रहे थे, वही शक्ति सिंह जो अकबर के साथ में जाकर मिल चुके थे। सारी स्थितियां देखते हैं तो
शक्ति सिंह के भीतर बचपन से लेकर आज तक उनकी सारी उद्दंडता को बर्दाश्त करते हुए महाराणा से जो उनको स्नेह प्राप्त हुआ था, वो भीतर से उसका प्रत्युत्तर फूटता है। कहते हैं ना घर परिवार में कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सहन कर जाओ, कभी ना कभी तो इसको सद्बुद्धि आई जाएगी, तुम अपनी अच्छाई मत छोड़ो, ये तुम्हारे सामने कभी ना कभी तो इसकी समझ में बात आई जाएगी। उस समय पर शक्ति सिंह की चेतना जागती है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देते हैं, जो सैनिक टुकड़ी उनके पीछे आ रही थी उसको मार के भगाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास में 20,000 सैनिक है, वो मैं वापस जाकर लेकर आता हूं। वहां से महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। अकबर की सेना वापस लौट जाती है, जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाते। यहां से एक दमन का दुष्चक्र चालू होता है। महाराणा प्रताप ने जो संकल्प लिया था, मेरे पूर्वज सदा स्वतंत्र रहे हैं, मैं सदा स्वतंत्र रहूंगा, मेवाड़ सदा स्वतंत्र रहा है, स्वतंत्र रहेगा, हम किसी के सामने कभी नहीं झुके, कभी नहीं झुकेंगे, सदा स्वाधीन रहे हैं, सदा स्वाधीन रहेंगे, ये उनका संकल्प था। यहां से समस्या बढ़नी शुरू होती है, लेकिन महाराणा का संकल्प नहीं टूटता। जैसे जैसे समस्या बढ़ रही है, महाराणा का संकल्प बढ़ रहा है। यह बड़ी विचित्र सी बात है। यहां पर आने से पहले मैंने 2 पुस्तकें पढ़ी, बाई चांस में गुरुकुल में था, लाइब्रेरी में मुझे मिल गई। समस्या बढ़ रही है, आदमी का संकल्प बढ़ रहा है। क्या गजब की बात है। हमारी समस्या बढ़ती है, हमारा संकल्प टूटने लग जाता है, और उसकी समस्या बढ़ रही है, उसका संकल्प बढ़ रहा है। दमन चक्र शुरू होता है। जिस पहाड़ी पर ठहरे हैं, यह नहीं पता कि यह पहाड़ी पर आज की रात मेरी अंतिम रात है या फिर यहां पर मैं 2 महीने निकाल पाऊंगा। जितनी शक्ति थी अकबर ने सारी शक्ति लगा दी, पहाड़ी किसी पहाड़ी पर मत टिकने दो। पिछले सप्ताह हम अपने गुरुकुल के दल को, बालकों को, नारनौल में एक मृत ज्वालामुखी है, घोसी का पहाड़ बोलते हैं, ढोसी का, वहां पर लेकर गए थे। खड़ी चढ़ाई है एकदम, बालक चढ़ गए। वहां पर जाकर पानी का सिर्फ एक सोर्स है, कुआं। ऐसी भी स्थिति आती है महाराणा प्रताप के सामने, स्वयं हैं, रानी हैं, छोटे बच्चे हैं, सारे शुभचिंतक हैं, उनके परिवार हैं, और कोई आकर उस कुएं में जहर डालकर चला जाता है। हम अपना पानी नीचे इसलिए छोड़ गए थे, भोजन हमको ऊपर जाकर बनाना था कि ऊपर ही जाकर पानी ले लेंगे, क्यों ढोना इसको, व्हीकल तो वहां जाता नहीं है। उनके सामने सोचकर देखिए, ही इज द लीडर, उनका उत्तरदायित्व है, सबकी सुरक्षा उनका उत्तरदायित्व है। और जब भोजन बनाने का समय आया तो पता चला कि कुएं के अंदर जहर मिला हुआ है। सोचकर देखिए उस व्यक्ति का मतलब, उस व्यक्ति के भीतर क्या मंथन चल रहा होगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी समस्याओं को सुलझाने वाले बहुत लोग होते हैं, पर जब मैं पिता बना तो मुझे लगा कि मतलब ये जो छोटे छोटे से हैं, इनके लिए तो मैं उत्तरदायी हूं। एक अजीब सी टेंशन है। पानी पीने के लिए नहीं बचा है, इसका मतलब वो पहाड़ छोड़ना पड़ेगा, दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ेगा। पूरे दल बल के साथ में दूसरे पहाड़ पर जा रहे हैं। ये दमन चक्र चलता रहता है। अंततः ये दमन चक्र चलते 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 ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। छोटे बच्चे साथ में हैं, क्या उपाय किया जाए? और कुछ नहीं तो जंगली घास को घिसकर उसकी रोटियां बना ली जाए। जंगली घास की रोटियां बनाई जाती हैं, परिवार उनको खा रहा है, जो मजबूत समर्थक है वो उनको खा रहे हैं घास की रोटियों को। पर बात यहीं रुकती नहीं है। एक जंगली बिलाव आता है और उनकी बेटा या बेटी के हाथ में जो जंगली रोटी का टुकड़ा था उसको छीन के ले जाता है। हमारे बच्चे के लंच में 3 चीजें हमको देनी थी, 4 देनी थी, 3 दे दी, 1 छूट गई। हमको कष्ट की स्थिति हो जाती है, यार ये तो बनाया था, ये तो छूट गया, अब खाने में कैसे खाएगा, मन नहीं लगेगा। उस व्यक्ति को सोच कर देखिए, राजा है, रानी है, महलों में पले हुए लोग हैं, घास की रोटियां खा रहे हैं, और उसको भी जंगली पशु छीन कर ले जा रहा है। क्या स्थिति रही होगी?
वहां पर आकर ऐसा इतिहासकार कहते हैं महाराणा टूटने लगते हैं और संधि का विचार अपने मन में बनाने लगते हैं। पर भारत तो भारत है। भारत की शक्ति उसकी सामाजिक संरचना रही है। एक व्यक्ति खड़े होते हैं, भामाशाह, सबने उनका नाम सुना ही होगा। भामाशाह उनके पुराने सहयोग भी थे, किलेदार भी थे। उसी समय भामाशाह का सहयोग उनको प्राप्त होता है और वो इतना धन उनको देते हैं कि उनकी पूरी फौज, ऐसा कहते हैं कि लगभग 22 वर्ष तक अपना पूरा निर्वहन कर सकती थी। जब वो धन 20,000 अशरफियां उस समय की बताते हैं, जब वो धन महाराणा को प्राप्त हो जाता है तो वहां से एक नवीन शक्ति का संचार होता है और महाराणा दोबारा से अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर देते हैं। इसके बैकग्राउंड में एक घटना और घटती है जो मुझे बड़ी विचित्र लगी जब मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था। जब महाराणा भागे भागे फिर रहे थे, उस समय प्रजा ने बिना किसी नेतृत्व के कम से कम 3 जो मुगलों ने किले कब्जा लिए थे, उन 3 किलों के ऊपर प्रजा ने स्वतः हमला कर दिया। वो व्यक्ति उतने स्ट्रांग लीडर थे कि हर दिल में वो महाराणा को स्थापित कर चुके थे। उन लोगों की प्रतीक्षा नहीं थी कि हमारे लीडर जब आएगा तभी हम करेंगे। उनको पता था हमको करना क्या है, उनको पता था हमारा टारगेट क्या है। हमको पता है हमारा टारगेट क्या है, क्रेडवंतो विश्वमार्यम। पर बिना किसी की उंगली दिखाए हम करते नहीं करते वो एक अलग बात है। सोच के देखिए कि जनता बिना किसी राजा के, बिना किसी लीडर के 3 किलो पर जगह जगह अलग अलग समय में आक्रमण कर दे रही है। हर कोई योद्धा है, हर कोई महाराणा है। ये एक दिन में घटने वाली घटना नहीं होती है। वो व्यक्ति खप रहा है, उसको देख देख कर जनता के भीतर संस्कार पैदा हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। भामाशाह से मिले हुए धन से नई ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। धीरे धीरे करके मैं सीधा 1582 पर आ जाता हूं, जब दिवेर का युद्ध होता है। वो दिवेर के युद्ध में घमासान लड़ाइयों की, इट्स अ चेन ऑफ वॉर्स, लड़ाइयों की चेन है, श्रृंखला है वो दिवेर का युद्ध। और वहां पर वो धीरे धीरे करके कुंभलगढ़ के आसपास के, उदयपुर के आसपास के जितने किले थे उन सारे किलों को उनसे वापस प्राप्त करने लग जाते हैं। अकबर बहुत माताफोड़ी करता है, 9 महीने तक पड़ाव डालकर रहता है। अंततः पहले तो मालवा चला जाता है और मालवा में जाने के बाद में वहां से वो वापस अरब की ओर चला जाता है। और अंत में महाराणा प्रताप की अपनी चोटों से, शिकार की चोटों से 57 वर्ष की आयु में, मेरे ख्याल से 1597 के आसपास में उनकी स्वतः मृत्यु होती है।